हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का पोर्शन जो है चैप्टर 2 हमने कल ही समाप्त किया था और आज हम लगाएंगे इसका क्वेश्चन। देखिए, चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जो है और आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए। और चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है सही जोड़े का मिलान करना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है दीवानी। तो ये क्या होते थे? ये होते थे भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दीवानी क्या हो गया? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेरे मैसूर कौन था? किसको जाना जाता था शेरे मैसूर के नाम से? टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत जो है वो फौजदारी अदालत से मिलान कर दिया। रानी चेन्नम्मा कौन थी? ये थी किंतूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, रानी चेन्नम्मा ने। सिपाही क्या होते हैं? सिपाही को क्या कहा जाता था? सिपॉय। और वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? ये थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। ध्यान रखेंगे। अब आगे हमें करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए, पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लासी का वॉर हुआ था 1757 में। तो कहाँ से जंग शुरू हुई थी? प्लासी के वार से, प्लासी के युद्ध से। दूसरा है हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? मैसूर के। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। अगला क्वेश्चन है डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया। हमने जो है पिछले वीडियो में ही देखा था कि डलहौजी ने जो है विलय की नीति, जिसे हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के भी नाम से जाना जाता है, तो ये सिद्धांत लागू किया। तो कौन सा सिद्धांत? विलय। आगे बात करेंगे, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थीं। तो मराठा रियासतें भारत के दक्षिण भाग में स्थित हैं, आप सभी जानते हैं, दक्षिण में स्थित है। आगे बात करेंगे सही या गलत बताएं। तो पहला है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी के मजबूत होता गया। तो ये सही है कि गलत है? ये गलत है, कमज़ोर होता गया ना, अंग्रेजों की शक्ति मजबूत होती गई। आगे बात करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो ये भी गलत है। डच आए थे, है ना, और भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र कंपनी तो थी नहीं। पुर्तगीज़ भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी विदेशी। आगे बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो बिल्कुल सही बात है, महाराजा रणजीत सिंह जो थे वे पंजाब के बहुत शक्तिशाली राजा थे। अगला है अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे बदलाव किए जिनसे उनको फ़ायदा पहुंच सके, तो शासकीय बदलाव तो हुए थे। देखिए, अब आइए इन बातों पे विचार करते हैं। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? एक कारण हो तो मैं बताऊं, इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि यूरोपीय कंपनियों ने जो है भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। जब आप किसी कार्य में कुछ चीज़ें संभावनाएं देखेंगे तभी तो आप उस व्यापार में लगेंगे। तो सबसे पहले तो यूरोपीय कंपनियों ने संभावनाएं देखी बहुत सारी। दूसरी चीज़ ये देखी उन्होंने कि यूरोपीय में देशों में जो है भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास हो गया, रेशम हो गया, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें जो है भारत में अपार रूप से उपलब्ध थी। अगली बात ये हो गई कि देखिए, वे भारत में कम कीमत पर सामानों को खरीदकर वापस यूरोप ले जाकर उन्हें ऊंची जो है कीमतों पर बेच सकते थे। और इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां जो हैं वो भारत की ओर आकर्षित हुई। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों का विवाद था? देखिए, सबसे पहला विवाद था उनका कि नवाबों ने जो है कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। दूसरा विवाद ये था कि नवाबों ने जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की थी, इसीलिए विवाद उत्पन्न हो गया। तीसरा कारण ये है कि नवाबों ने जो है वो कंपनी को सिक्का ढालने के अधिकार देने से मना कर दिया। अगला है
नवाब जो थे उन्होंने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। और पांचवी चीज़ ये विवाद का कारण थी कि कंपनी ने भी जो है नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए। जैसे देखिए, नवाबों के स्थानीय अधिकारी जो है कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार या फिर पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये सारी चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके का फ़ायदा हुआ। देखिए, इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे फ़ायदे हुए। सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि दीवानी मिलने के कारण जो है कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। दूसरी बात ये हो गई कि कंपनी जो है भारत के ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन लाए और फिर क्या किए, सोने चांदी के बदले खरीदती थी। लेकिन अब क्या हुआ, दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। तीसरी चीज़ ये हो गई, अब कंपनी जो है भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी। जैसे देखिए, सूती से जो है वो रेशमी कपड़े खरीदना, अपनी सेना के खर्च उठाना, है ना, कलकत्ता में किलेबंदी करना, दफ्तरों का निर्माण करना। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। देखिए, खतरा मानने के अनेकों कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि देखिए, मालाबार तट जो कि केरल में है, मालाबार तट, तो मालाबार तट में होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था और जहाँ से जो है कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में रोक लगा दी। दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी चीज़ ये किया टीपू सुल्तान ने कि स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। तीसरी चीज़ टीपू सुल्तान ने ये की कि भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को जो है आधुनिकीकरण किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस, जिसे कि सहायक संधि भी कहते हैं, व्यवस्था की व्याख्या करें। देखिए, सब्सिडियरी अलायंस जो है सहायक संधि मतलब क्या कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने जो है ये व्यवस्था यहाँ पे लाई, जिसका उद्देश्य था सहायक संधि को अपनाना। तो सहायक संधि इसे इसलिए कहा जाता था कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग का वायदा करती थी। अब देखिए, इसकी शर्तें क्या क्या थी। तो देखिए, सबसे पहली शर्त थी इसकी ये कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी बात ये थी, सहायक संधि की शर्त ये थी कि जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे और शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी जो है दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। तीसरी शर्त ये थी कि शासक को जो है अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी की जो है कैसे अलग था। देखिए, भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में जमीन आसमान का अंतर था। कैसे, ये देखते हैं। देखिए, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक और राजस्व विभाजन जो है विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ जो है ब्रिटिश प्रशासनिक और राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। तो कंपनी ने जो है प्रेसिडेंसी के रूप में नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी और जिसका शासन जो है वो गवर्नर के पास होता था। दूसरा अंतर ये है कि कंपनी द्वारा जो है वो पुलिस और राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए गए, जबकि भारतीय शासक क्या करते थे, भारतीय शासक द्वारा जो है पुलिस और राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी जो है प्रयास नहीं किया गया था। तीसरी चीज़ ये की गई थी कि देखिए, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। तो एक ही तरह की अदालत थी, दीवानी और फौजदारी जो है दोनों मुकदमे की सुनवाई एक ही जगह होती थी। जबकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इसका आधुनिकीकरण किया और विकसित किया न्यायिक व्यवस्था को। तो प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी जो है अदालतें स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो देखिए कैसे होगा। देखिए, क्या होता है कि औपनिवेशिक काल में कलकत्ता और प्रशासनिक केंद्र बन गया था
आप सभी जानते हैं कि हर जगह जो है कलकत्ता का नाम है, और बंगाल तो मेन केंद्र था ही, है ना, तो बंगाल में ही कलकत्ता है। तो यूरोपीय लोग जो है उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग जो है अनियोजित, सघन और सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कलकत्ता का विकास जो है भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ। तो नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों आदि में उत्साहपूर्वक जो है लोग पार्ट लेते थे, वहाँ पे भाग लेते थे। तीसरी चीज़ ये हुई कि देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता में क्या हुआ, कई शानदार इमारतों का जो है वो साक्षी बना। इसमें मिस्त्री, रोमन, प्राच्य, भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। तो भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल इसके लिए जो है कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं, जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए। झांसी की रानी हो गई, महादजी सिंधिया हो गए, हैदर अली हो गए, है ना। तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह जो है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब के महाराजा घोषित किया गया था और वे एक महान शासक थे, और उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता भी दे रखी थी। झांसी की रानी के बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म तो बनारस में हुआ था और उनकी शादी हुई थी कहाँ, झांसी में। तो झांसी की रानी जो है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने मतलब बिल्कुल बहुत कड़े तरीके से जो है, झांसी की रानी के पुत्र नहीं था, तो क्या हुआ था कि हड़प नीति के तहत जो है लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को भी हड़पना चाहा। तो झांसी की रानी ने इसका विरोध किया क्योंकि वो जो है शासन अपने दत्तक पुत्र को देना चाहती थी। तो झांसी की रानी जो है वीरगति को भी प्राप्त हुई, और जो है जनरल ह्यूरोज जो कि अंग्रेजी शासक था, उसने ये भी कहा कि जो है, तो ह्यूरोज ने क्या कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत जो है अकेली मर्द है। तो देखिए कितना अच्छा वाक्य कहा है इन्होंने। अब बात करेंगे हैदर अली के बारे में। तो देखिए हैदर अली के बारे में मैं बता दूं आपको कि इनका जन्म जो है वो 1721 में बूडी कोटा के साधारण परिवार में हुआ। इनके पिता जो है वो फतेह मोहम्मद मैसूर जो है राज्य के एक साधारण नौकरी करते थे। तो कालांतर में क्या हुआ, अपनी योग्यता के आधार पर वह जो है सेना में फौजदार बन गए, और हैदर अली जो है एक बहुत मजबूत मैसूर के शासक सिद्ध हुए। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के राजा हैदर अली के बीच 1767 से 69 के बीच हुआ। तो इसमें जो है हैदर अली की जीत हुई। तो आप समझ सकते हैं अंग्रेजों से जीत होना यानी कि हैदर अली कितना शक्तिशाली हो सकता है। आगे बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। देखिए रणजीत सिंह के बारे में मैं बता दूं, इनका जन्म 2 नवंबर 1780 में हुआ। देखिए आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे जो मैं बता रही हूँ। एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में 20 शब्द लिखिए, तो आपको लिखना होगा। तो आपको जब आएगा तभी तो आप लिखोगे। तो देखिए रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ, 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर पे हुआ, और वह जो है 12 वर्ष के ही थे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। तो क्या हुआ कि 1792 से लेके 1797 में जो है इन्होंने जो है एक प्रतिसाधन परिषद की, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे ने शासन का कार्य किया। तो ये भी बहुत जो है राजपूतों के बहुत मजबूत शासक हुए। अब बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो देखिए ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनका जन्म हुआ था 1812 में, ठीक है। इनकी राष्ट्रीयता थी ब्रिटिश की। इन्होंने सुधार क्या क्या किए, इन्होंने देखिए सामाजिक सुधार किया, व्यावसायिक सुधार किया, सिंचाई व्यवस्था की, सैनिक सुधार किया, सार्वजनिक निर्माण कार्य किया और शिक्षा संबंधी सुधार किया, और रेल तार और डाकघर की भी स्थापना इसने की। और सबसे ज़्यादा ये फेमस हुआ था अपनी हड़प नीति से, जो कि आपको मैंने इस चैप्टर में भी बताया है कि कई राज्यों को इसने हड़प नीति के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो रेलवे की नींव डालने वाला व्यक्ति है वो ही डलहौजी ही था। तो भारत में उसके लक्ष्य थे जो है इतने विशाल राज्य की रक्षा हेतु तीव्र साधन किए जाए। देखिए क्या होता था कि जल मार्ग से जब सामान आता था तो उसमें जो है
6-7 महीने लग जाते थे। लेकिन जब डलहौजी के द्वारा रेलवे का विकास किया गया तो वो सामान जो है कुछ ही दिनों में आ जाता था। इसीलिए जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ जो कि डलहौजी था उसने रेलवे का विकास भी किया। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।